हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमारे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर 2 का लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं। लेक्चर 1 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। लेक्चर 2 में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और अब हम प्रोडक्शन ऑफ दिस गेमीट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस जो हम इस क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं, कहते हैं द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स द टेस्टिस इन मेल्स एंड द ओवरीज इन फीमेल्स प्रोड्यूसेस गेमीट्स दैट इज द स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। अब ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज। ये दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म को और फीमेल में ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं ओवम को। इनका जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको गेमेटोजेनेसिस बोला गया है। ठीक है। इन मेल द इमेच्योर मेल जर्म सेल, मार्क दिस लाइन, इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। इमेच्योर मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म बाय द प्रोसेस। अब गेमेटोजेनेसिस तो ये एक कॉमन प्रोसेस का नाम है जो दोनों को दी जाती है, लेकिन जब आप दोनों को सेपरेट करेंगे मेल में और फीमेल में तो इनके टर्म्स बदल जाती हैं। कैसे है गेमेटोजेनेसिस ही, लेकिन जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा हो तो हम उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। मार्क दिस स्टेटमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये डेफिनेशन आपको मार्क रखनी है। कब स्टार्ट होती है? दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी पर ही स्टार्ट हो जाती है, थ्रू द लाइफ चलेगी। द स्पर्मेटोगोनिया, अब स्पर्मेटोगोनिया ऊपर पढ़ के आए हो क्या है? इमेच्योर मेल जर्म सेल। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम भी हम इसको कहते हैं। गोनियम में सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस होता है। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे आपको ये चीजें दिखाई थी कि इनसाइड वॉल पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल पे ये प्रेजेंट होती हैं। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। किससे? माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई होती हैं। अभी मियोसिस नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है? माइटोटिक हुआ है और केवल अपना नंबर इंक्रीज करेंगी। तो यहां पे ये बात आपका ध्यान रखने वाली है कि स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। ठीक है, ये अपने नंबर में डिवाइड करेंगी। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सम, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, और वो मियोसिस कराती है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ वही क्या कराएगी? आपका मियोसिस कराएगी, और बाकी क्या कराती है? माइटोसिस कराती हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, स्पर्मेटोगोनिया में ओनली माइटोसिस ही होगा। यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और ये पीवाईक्यू में आ चुका है, कंफ्यूजन बहुत तकड़ी होती है बच्चों को। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब पहला माइटोटिक डिवीजन को आप और क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। कहीं पे अगर माइटोटिक डिवीजन की जगह रिडक्शन डिवीजन लिखा है तो दोनों को सेम ही कंसीडर करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहते हैं leading to the formation of two equal haploid cells called the secondary spermatocyte। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए यहां पे इन्होंने ये चीज दे रखी है कि स्पर्मेटोगोनियम था जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, लेकिन होगा क्या? पीछे लिखा हुआ है आपका कि मियोसिस होगा, मायोसिस होगा। तो ये मियोसिस फर्स्ट होगा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में उसको कन्वर्ट कर रहा है। अब यहां पे क्या रह जाएगा? केवल 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। यहां पे कितने थे? 46 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन यहां पे आते आते 23 रह गए। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया।
द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस द 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब ये जो है ये फर्दर, एक सेकेंड, ये फर्दर जो है ये मियोसिस सेकेंड कराएंगे। ये 23 था। ये जो फर्दर है ये क्या कराएंगे, मियोसिस कराएंगे सेकेंड वाली। अब सेकेंड मियोसिस होगी यहां पर, और ये भी क्या होगा, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होगा। आगे के जितने भी चलते जाएंगे वो सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। ये कन्वर्ट करेगा स्पर्मेटिड में। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड्स, अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स। जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, उसी को आप स्पर्म कहेंगे। किसको, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म कहेंगे। और इसको क्या बोला था, मेल जर्म सेल, और कैसी वाली, इमेच्योर। ठीक है, ये चीजें यहां पर ध्यान रखने वाली हैं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये ध्यान रखना, यहां पे कंफ्यूजन होती है मेटाजेनेसिस में और मियोजेनेसिस में। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस है, लेकिन अगर आ जाए कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है या स्पर्म्स बन रहे हैं, तो वो प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस है। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cell। अभी ये जो sperm है ये क्या है, ये अभी मेच्योर नहीं हुआ है। अब क्या होगा, ये मेच्योरेशन के बाद में सर्टोली सेल्स में इनके हेड एम्बेडेड हो जाएंगे। यहां पे देख लीजिए, ये कुछ सर्टोली सेल्स है और इनके हेड यहां पर आके एम्बेडेड यानी कि अटैच हो रहे हैं। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे। सर्टोली सेल से जब ये रिलीज होंगे उसको आप स्पर्मिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है। एम्स पीवाईक्यू में, जिपमर पीवाईक्यू में, इवन नीट पीवाईक्यू में भी स्पर्मिएशन पर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। एकदम से इंक्रीज होगा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस होते हैं और स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दिस इफ यू कॉल इज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। आपको पता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, आप इसको क्लास 11th में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें आप ये चीजें पढ़ के आए हैं कि जीएनआरएच एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ जीएनआरएच दैट then acts at the anterior pituitary and stimulate the secretion of two gonadotropins, LH luteinizing hormone और follicular stimulating hormone FSH। अब ये क्या करेगा, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जा करके अटैक करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट पे, जहां से दो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे और वो होंगे आपके ल्यूटाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इनके काम क्या होते हैं, तो कह रहे LH जो है, LH एक्ट एट द लेडिग सेल। LH जो है वो लेडिग सेल पर एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स को, और एंड्रोजन क्या करेंगे, इन टर्न स्टिमुलेट करेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। यानी कि LH जो है वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट, वो पहले लेडिग सेल्स के साथ लेडिग सेल्स पर एक्ट करके स्टिमुलेट करेगा और सीक्रेट करेगा, सिंथेसाइज करेगा एंड्रोजन्स को। एंड्रोजन्स फर्दर उसको स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। द FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। अब FSH क्या करेंगे, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करते हैं। सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखना दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं,
यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस का यूज किया गया था, यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस का यूज किया गया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। FSH स्पर्मियोजेनेसिस के लिए यूज होता है और LH स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यूज होता है। LH मेटो और FSH म्यू। यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। पहले हमने क्या चीज पढ़ी, तो अब उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे हमने ये चीज पढ़ी कि सबसे पहले था स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया बना, गोनिया से क्या बनेगा, साइट बनेगा। कौन सा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी साइट, ठीक है। फिर क्या बनेगा, टेड बनेगा, स्पर्मेटेड, और फिर क्या बनेगा, जोआ बनेगा। ये आपको कभी भी चीजें नहीं भूलनी है। ये कैसे क्या होता है, इसी पे ही क्वेश्चन PYQ में आपका आया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको नहीं भूलनी है। ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है, स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर टेड, फिर जोआ। सबसे लास्ट में जो हमें मिलता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं वो स्पर्मेटोजोआ होता है। उससे पहले स्पर्मेटेड मिलता है। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों ही 46 क्रोमोसोम के और डिप्लॉयड होते हैं। बाकी सब 23 क्रोमोसोम और हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। ये चीजें आपको खास ध्यान रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको बहुत ही खास ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें ये समझ में नहीं आया जो इन्होंने हॉर्मोन्स के बारे में बताया, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। इनको समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी समझा देते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस के बाद में इन्होंने यहां पे आपके ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स के बारे में और ग्लैंड्स के साथ साथ में उनके हार्मोन्स के बारे में बोल दिया। ये कहते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे एक हार्मोन होता है GnRH नाम का, वो सिंथेसाइज होगा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा, सिंथेसाइज होता है। इसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं प्रोसेस अभी समझा रहा हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, स्पेस की थोड़ी कमी है तो थोड़ा देख लेना। दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एक है FSH और एक है LH, ठीक है। अब FSH और LH जो है ये दोनों के दोनों गोनाडोट्रोपिन्स हैं। क्या हैं, गोनाडोट्रोपिन्स हैं, ठीक है। जो ऊपर इसका इसका नाम अगर आप देखेंगे ना, इसका ही नाम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो ये दोनों चीज गोनाडोट्रोपिन्स हैं, जिसमें अगर मैं FSH और LH में अगर मैं बात करूं, तो जो FSH है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये आपका एक्ट करता है सर्टोली सेल पर और स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब आते हैं LH पर। LH में है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन में क्या होता है, ये एक्ट करता है लेडिग सेल पर, ये एक्ट करता है सर्टोली पर, और ये एक्ट किस पे करेगा, लेडिग सेल्स पर, ठीक है।
ये लेडिक सेल पर एक्ट करेगा और उसके बाद में स्टिमुलेट करेगा। क्या स्टिमुलेट करेगा? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है, ये एंड्रोजन फर्दर स्टिमुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सी प्रोसेस है, बहुत ही इजी सी प्रोसेस है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो आपके डाउट्स के लिए डाल देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्पर्म होता कैसा है। लेट अस examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail. ये हेड है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है, ये टेल है। A plasma membrane envelops the whole body. Mark this statement. Whole body, पूरी बॉडी को एनवलप करके रखेगी। The sperm head contains an elongated haploid nucleus. यहां पे स्पर्म हेड जो है, यहां पर हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हेप्लॉइड होता है वो न्यूक्लियस। ठीक है, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड एक्रोसोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जो हेल्प करेंगे ओवम की फर्टिलाइजेशन में। इसमें ऐसे केमिकल्स और एंजाइम्स होते हैं। मिडिल पीस की अगर मैं बात कर लूं तो possesses द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। मार्क दिस स्टेटमेंट। कहां पे क्या चीजें हैं वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। विच प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल एंड फैसिलिटेट स्पर्म मोर्टेलिटी। तो स्पर्म मोर्टेलिटी में कौन काम आ रहा है? मिडिल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पर्म मोर्टेलिटी में काम आ रहे हैं। The human male ejaculates about 200 to 300 million of sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% होने ही चाहिए नॉर्मल शेप के और साइज के, और 40% तो कम से कम उनमें से विग्रस मोर्टेलिटी के होने चाहिए। तब जाकर के आप कह सकते हैं कि ये जो स्पर्म्स हैं जो इजेक्युलेट हुए हैं ये नॉर्मल फर्टिलिटी कराएंगे। उसके लिए इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अभी आपके लेवल पे इतना है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेंगी, बट आपको अपने सिलेक्शन के हिसाब से केवल ये चीजें ध्यान रखनी है कि कम से कम 60%। इसमें कंफ्यूजन में तो जाना, जो ज्यादा हम क्या मांग कर रहे हैं कि ज्यादा मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, और विग्रस मोर्टेलिटी जो बहुत ही सुपीरियर हो ना वो 40% होने चाहिए। ठीक है, ये नंबर भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 200 to 300 मिलियन। पीवाईक्यू में यहां से क्वेश्चन आ चुका है। Sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostrates are essential for the maturation and the motility of sperm. ये चीज आपको पहले बता दी जा चुकी है। स्पर्म रिलीज हो रहा है स्पर्मिएशन के प्रोसेस के थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसके बाद में डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के वो अपने यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन बीच बीच में उसमें एपिडाइडमिस का सिक्रीशन डलेगा, वास डेफरेंस में कोई सिक्रीशन डलेगा, सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन डाल लेगा और प्रोस्टेट अपना सिक्रीशन डाल देगा। ग्लैंड्स होता है ना, तो वो तो अपना सिक्रीशन डालेंगे, वो उसके मेचुरेशन के लिए और मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म को बढ़ाने के लिए होते हैं, असेंशियली होते हैं, वो जरूरी ही होते हैं। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। अब जब तक सेमिनल प्लाज्मा नहीं उसमें डला, सेमिनल प्लाज्मा एडिशन एड ऑन नहीं हुआ, तब तक उसको हम स्पर्म ही बोलते हैं। उसके बाद में उसको सीमेन बोलते हैं क्योंकि वो फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, एंड्रोजन्स ही मेंटेन करता है डक्ट्स का भी, और मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स जो भी हैं उनको मेंटेन और फंक्शन, उनके फंक्शंस को मेंटेन टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स ही करते हैं। ठीक है, अब फीमेल पे आ जाते हैं।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट, ये भी कहने को ये भी गैमीटोजेनेसिस ही है, लेकिन फीमेल में इसको अलग नाम दिया गया है जिसको बोला गया है ओजेनेसिस। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू में पहले आ चुका है, विच इज मार्क डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओगोनियम इज initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes mother cell are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं, इन लाइंस को मार्क कर लीजिए। और सबसे बड़ी जो आपको लाइन मार्क करनी है वो ये है कि oogenesis स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, तभी स्टार्ट हो जाता है। जबकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट हो रहा था। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पीवाईक्यू में दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहां पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, these cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division and get टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, और वो प्रोफेज 1 में ही टेम्परेरीली अरेस्टेड हो जाती हैं, टेम्परेरीली अरेस्टेड हो जाती हैं। किसमें? प्रोफेज 1 में टेम्परेरीली अरेस्टेड हो जाती हैं, जहां पे उनको प्राइमरी oocyte बोला गया है। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, और जब वो सराउंड होती हैं तो उसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। अब सराउंडेड का मतलब क्या है? देखो, ये अगर हमारा प्राइमरी फॉलिकल है तो ये हमारा प्राइमरी oocyte होगा। इस तरीके से ये चीजें बंदी होती हैं। ठीक है, अगर ये बाहर वाला हमारा क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, तो अंदर वाला प्राइमरी oocyte, इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर एक तरीके से आप बोल सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक आते आते फीमेल्स में बहुत लार्ज नंबर ऑफ, मिलियंस से स्टार्ट हुआ था, मिलियंस ऑफ उगोनिया फॉर्म हुए थे, ये ना कपल ऑफ मिलियंस ऑफ उगोनिया, यहां पे लिखा हुआ है ना कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमीट्स, है ना। अब क्या है कि इसमें से लार्ज नंबर ऑफ तो डीजेनरेट हो जाते हैं। कितने बचते हैं? 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। इन चीजों को आप मार्क कर लीजिए। प्यूबर्टी के टाइम पे कितने बचते हैं? ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। ईच ओवरी की बात चल रही है, तो यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। ईच ओवरी की बात चल रही है, हमेशा जो भी डाटा आपको गिवन है वो ईच ओवरी का है। द प्राइमरी फॉलिकल्स get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca are called secondary follicles। इसको क्या कहते हैं आप? सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। जब वो मेच्योर हो जाएंगे, वो एक नए थेका को डेवलप कर लेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रेनुलोसा सेल्स जब मेच्योर हो जाएंगी तो उसको आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन ध्यान रखना, फॉलिकल भले ही सेकेंडरी है लेकिन oocyte प्राइमरी ही है। ठीक है, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्जरी फॉलिकल। अब वो टर्जरी फॉलिकल में आ गया। अब कहां आ गया? वो टर्जरी फॉलिकल में आ गया, लेकिन अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। ध्यान रखना, फॉलिकल चेंज हो रहा है लेकिन प्राइमरी oocyte ही है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड द एंट्रम। जब एंट्रम बन जाएगी, जब आपको पता लग जाएगा कि ये टर्जरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल है, ये आपका प्राइमरी oocyte है। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल है। अब यहां पे ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी। ये वाली जो कैविटी होगी इसको आप एंट्रम बोलेंगे। और जब ये एंट्रम बन जाएगी तो आप इसको सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, आप इसको टर्जरी फॉलिकल कहेंगे। ठीक है, द थेका लेयर्स, टर्जरी फॉलिकल बनने के बाद ये थेका लेयर्स आ रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थेका इंटरना एंड आउटर थेका एक्सटर्ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट द स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्जरी फॉलिकल। जो मैंने आपको अभी तक समझाया है कि
oocyte प्राइमरी ही है, फॉलिकल टर्शरी हो गया, grows in size and completes its first meiotic division. It is an equal division. Unequal division क्यों बोला गया? सॉरी equal नहीं, unequal division क्यों बोला गया? अब देखते हैं. Resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny polar body. Generally क्या होता है, ये सेल है, यहां से जब डिवीजन होगा तो दोनों सेम साइज की होंगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता. एक सेल होती है, इससे एक बड़ी सेल बन गई और इससे दूसरी जो सेल बनी वो छोटी रह गई, तो इसको पोलर बॉडी बोल दिया गया, इसको सेकेंडरी oocyte बोल दिया. समझ में आया? इस तरीके से नीचे आपको ये गिवन भी है, दिखाएंगे अभी. ठीक है, अब कहता है द सेकेंडरी oocyte रिटेन द बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte. अब सेकेंडरी oocyte में वो न्यूट्रिएंट रिच जो भी मतलब उसका साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीजें थी वो उसके अंदर आएंगी. ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? ऑफ कोर्स यार, उसको मैच्योरेशन में काम करेगी भाई. क्या यार तुम भी क्या ही पूछ लेते हो. डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजेनरेट? भाई ये तो एक क्वेश्चन है, बट ये आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि वो आगे डिवाइड करती भी है, नहीं करती है, हाँ करती है, ना करती है. ये आप आगे चीजों आगे पढ़ेंगे, जब आप हायर स्टडीज में, हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इन चीजों को पढ़ेंगे. अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इन चीजों को डेफिनेटली पढ़ेंगे. एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस. इन्होंने अपने आप ही उस चीज का आंसर दे दिया कि अभी हम इस चीज में कोई सर्टेनिटी नहीं बता सकते. द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और गिरेफिन फॉलिकल. द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स द न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट. ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक नई मेम्ब्रेन को फॉर्म कर रहा है जिसको उसने जोना पेल्यूसिडा बोल दिया. अब जो ये जोना पेल्यूसिडा जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल में आ रही है, टर्शरी फॉलिकल के भी बाद, क्योंकि बोला है ना कि टर्शरी फॉलिकल चेंजेस टू दी मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, लेकिन सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने के बाद. ठीक है, सराउंडिंग इट द ग्रेफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी. अब यहीं से यही रप्चर करेगा और वहीं से ओवम बाहर निकल जाएगा. इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? अभी पढ़ेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, चार्ट से पढ़ेंगे. ठीक है, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज गिवन बिलो. अब गिवन बिलो में आपको एक डायग्राम दे रखा होगा 2.8, वो ये रहा. ठीक है, इसको करते हैं. पहले आप यहां तक देखिए, आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है वो आप आइडेंटिफाई कर लेना. फिलहाल आपको मेल फीमेल वाले में ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी, वो मैं आपको समझा देता हूं. सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, इसके अंदर प्राइमरी oocyte था. फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, यहां पे नहीं समझा सकते हैं, यहां पे स्पेस नहीं है सर, स्पेस भी तो होना चाहिए. तो ठीक है बच्चों, यहां कर लेते हैं. प्राइमरी oocyte का हम आपको बाद में बताते हैं, पहले हम करते हैं प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल. अब टर्शरी फॉलिकल यहां तक आपका प्राइमरी oocyte था तीनों में. अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही एक और स्टेज आएगी जिसमें वो सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब बनेगा ग्रेफिन फॉलिकल, जिसको आप मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं. ठीक है, देन वो रप्चर हो करके आगे क्या बनेगा, कार्पस, सॉरी कैपस नहीं, इट्स कार्पस.
कार्पस ल्यूटियम, ये वाला। ये कब हुआ? जब ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो गया, ओवम बाहर निकल गया, उसके बाद में ये जो चीज बनेगी ये कार्पस ल्यूटियम है और ये ऑटोमेटिकली डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी चाहिए थी और आपने समझी भी। अब इस चीज को देख लेते हैं, यहां पे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी। देखो, मेल में ये मेल वाला है और ये फीमेल वाला है, वैसे तो आपको देख के पता लग रहा होगा। तो मेल में क्या होता है, मेल में स्पर्मेटोगोनिया, हमने बताया था गोनिया साइड टेट्जोआ, गोनिया साइड टेट्जोआ, ऐसे याद रखना है, गोनिया साइड टेट्जोआ, जोआ सबसे लास्ट वाली है, गोनिया साइड टेट्जोआ। प्यूबर्टी के टाइम पर गोनिया बने, स्पर्मेटोगोनिया बने, जिसने जो माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो गए कुछ। ठीक है, यहां से आपको फर्स्ट म्योटिक डिवीजन मिलेगा, यानी कि यहां तक क्या है 46 क्रोमोसोम्स, प्राइमरी में 46 है। जैसे ही वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आया 23 क्रोमोसोम हो गए। डिवाइड हुआ, 4 सेल्स बने, सेकंड में बना तो वो स्पर्मेटेड में डिवाइड हो गया, डिफरेंशिएशन होकर के, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, स्पर्मेटोजोआ, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर, ये फेटल लाइफ, फेटल लाइफ कौन सी, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, वहीं पे ये सारी चीजें हो गई यहां तक। उगोनिया से माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, माइटोसिस डिफरेंशिएशन से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों 46 क्रोमोसोम के और डिप्लॉयड हैं प्राइमरी वाले। जैसे ही सेकेंडरी में बात आई वो 23 क्रोमोसोम का रह गया। बट बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी, ये तीनों ही सेक्शन प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आकर के रुक के रह गए। ठीक है, टेम्परेली स्टॉप हो गया था ना, पढ़ा तो था हमने, तो यहां पे आके रह गए। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी, इसका क्या हुआ अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते, इसको ये मान लीजिए बस फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ये एडल्ट, एडल्ट यानी कि प्यूबर्टी के बाद वाली स्टेज रिप्रोडक्टिव लाइफ में। ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, बट कब बनती है उसको आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है। फिलहाल आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, और एक चीज और, जो यहां पे जो निकला था ना, ये ओवम नहीं निकला है, ये अभी सेकेंडरी oocyte ही निकला है। यहां पे ये एनसीईआरटी ने गलत कर दिया है, क्योंकि लिखा हुआ कुछ और है, आगे जाके कुछ और बोल देंगे। ये सेकेंडरी oocyte ही निकला है, बट आप इसको ओवम ही पढ़ेंगे जब यहां पे पढ़ने की बात आएगी, बिकॉज हमें सेफ खेलना है। ठीक है, तो यहां पे ओवम ही पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए इसको आप सेकेंडरी oocyte ही मानेंगे, क्योंकि कहीं पे भी इन्होंने ये चीज नहीं बोली है अभी कि सेकेंडरी पोलर बॉडी बन चुकी है, फिर भी इन्होंने ओवम बोल दिया। लेकिन है ये सेकेंडरी oocyte ही, लेकिन मान के चलो इसे ओवम ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पे आपका ये खत्म हो जाता है लेक्चर 3। लेक्चर 4 में हम इसके आगे की चीजों को कवर करेंगे और आपको और ज्यादा ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर यहां पे कुछ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।